जब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द पेट्रियोटिक आईएएस। और फिर से हम स्टार्ट करते हैं अपना द हिंदू सेशन। वी विल स्टार्ट। हमारा जो पहला सेशन होगा, जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, वो स्टार्ट करेंगे ईरान का अटैक पाकिस्तान पे, पाकिस्तान का अटैक वापस ईरान पे। तो उस केस में हम चाबहार पोर्ट को देखेंगे, कहाँ पे है। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया वहाँ पे डेवलप कर रहा है और इंडिया का वो सेंट्रल एशिया में जाने का पहला गेटवे है। तो हम सी रूट से चाबहार जाएंगे, वहाँ से हम रेड और रोड लिंक बना रहे हैं। तो चाबहार को सिर्फ लोकेट करेंगे कि कहाँ पे है। फिर हम देखेंगे कि यहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इस समय सबमिट भी चल रहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कई रिपोर्ट भी आते हैं, तो वो हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर पे डेवलपमेंट हुआ, ये डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 में काम आएगा। ये दोनों जीएस पेपर 2 आईआर के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट था। फिर जस्टिस बेदी रिपोर्ट आया है विद रिस्पेक्ट टू जो इनकाउंटर हुए थे गुजरात में। तो उसका है कि हम कैसे इसको जीएस पेपर 2 में राइट टू आर्टिकल के एक पर्सपेक्टिव में यूज कर सकते हैं कि अगर आप इनकाउंटर करते हैं, ट्रायल नहीं चलता है, अगर फॉलो नहीं करते हैं प्रोसीजर, तो ये राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का वायलेशन है। फिर हम सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससीज पढ़ेंगे, क्योंकि हमें एससीज और एसटी में सब कैटेगरी का काफ़ी डिबेट चल रहा है। क्योंकि जो मेन बेनिफिट्स है रिजर्वेशन के या जो भी स्कीम्स हैं इस एरिया में, वो कुछ कम्युनिटी जो ऑलरेडी पहले से वेल ऑफ है, उनके पास वो मैक्सिमम को ले जा रहे हैं। तो इस कंडीशन में हमें देखना है कि इस पे क्या डेवलपमेंट है। जीएम क्रॉप जीएस 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जेनेटिकली मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम उसके जीन्स में। तो मस्टर्ड को अभी हमने अलाउ किया है, उसके पहले हमने कॉटन का पहले ही कॉटन को अलाउ किया है। लेकिन अभी हम जो कर रहे हैं वो मस्टर्ड को कर रहे हैं, तो थोड़ा सा वो देखना है। फिर दिस एचपीवी न्यूज में है। ये वायरस काफ़ी इम्पैक्टफुल है कैंसर वीमेंस में, और इंडिया में जो सर्विकल कैंसर है सबसे लार्जेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट है। तो ये अभी इसमें न्यूज़ डेवलपमेंट ये था कि इसका हमने अभी र्यूमर देखा था कि इसको जो इंडियन गवर्नमेंट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है उसके अंडर में इसको ऐड किया, लेकिन रियलिटी है कि ऐड नहीं किया है। ऐड करने का प्लान है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस साल हो जाएगा। तो ये है। फिर हम आगे देखेंगे कि वॉक इन मॉडल जो अभी तमिलनाडु में इंट्रोड्यूस हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द टीवी का, तो हेल्थ सेक्टर में या जीएस पेपर 3 का जो डिजीज है उसमें हम इसको देखेंगे कि कैसे ये इफेक्टिव है। काफ़ी इफेक्टिव है ये। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट काफ़ी न्यूज में है, क्योंकि अभी राम जन्मभूमि का वो स्टार्ट होने जा रहा है। और अभी हमने देखा है कि ऐसे इश्यू डेवलप हुए हैं मथुरा में भी, श्री की जन्मभूमि को लेके। तो वहाँ पे की ईदगाह को लेके क्लेम हो रहा है, तो उस पे देखेंगे कि इसका क्या है। कंटिन्यूसली हम रिवाइज करते हैं, पहले भी हमने देखा है, रिवीजन से माइंड में सेटल हो जाएगा। तो आपको यूपीएससी में जब पॉइंट देखेंगे तो रिकॉल करना इजी होगा। इसीलिए कई पॉइंट हम रिवाइज भी करते हैं। एक यस, जो ये हमारा एडिटोरियल पेज है उस पे इस पे एक आर्टिकल आया है इंडिया मीडिया का। तो हम इसको एसए में भी यूज कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 में भी यूज कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस के अंडर में। तो थोड़ा सा हम देख लेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। शशि थरूर ने लिखा है, तो देखते हैं एक बार। इंडिया यूके का डिफेंस टाइज, अभी हमारे डिफेंस मिनिस्टर यूके के विजिट पे थे, तो हमारा ये डेवलपमेंट हुआ, हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट करा है। तो प्रोपल्सन सिस्टम को लेके है, तो उसको हम डेवलपमेंट को लेके देखेंगे। जीएस पेपर 2 आईआर इंटरनेशनल रिलेशन। इंडियन एजुकेशन सिस्टम अगेन, कि क्या अभी सर्वे का रिपोर्ट आया है, एसएस सर्वे जो प्रथम एनजीओ है, तो ये गवर्नेंस और हेल्थ सेक्टर एजुकेशन सेक्टर को लेके है। तो जीएस पेपर 2 कॉपीराइट पे है कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो ओपन एआई एक कंपनी है जो माइक्रोसॉफ्ट की एक ब्रांच है, एक पार्ट है,
और उसने चैट जीपीटी डेवलप किया था। तो चैट जीपीटी में उन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के बहुत से आर्टिकल्स मटेरियल यूज़ किए हैं। तो इन्होंने कहा था कि हमसे बिना पूछे किया, कंपनसेशन दिया ही नहीं। तो उस पे केस चल रहा है यूएस में। तो हम उस केस के डिटेल में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ बेसिक जानेंगे कि कॉपीराइट्स होता क्यों है, क्या है ये, इंडिया में कौन सा लॉ है, ये देखेंगे। फिर हम जीएस पेपर 3 में ही, जैसे कॉपीराइट जीएस पेपर 3 का पार्ट है, हो गया साइंस एंड टेक का। फिर हाउ सैटेलाइट्स ट्रैक द वेदर, ये भी जीएस पेपर 3 का ही पार्ट है, क्योंकि साइंस में डेवलपमेंट है। विद रिस्पेक्ट टू द डिजास्टर मैनेजमेंट में इसका बहुत हेल्प होता है। जैसे कि हमें पता चल जाता है कि कहाँ पे क्लाउड बर्स्ट होने वाले हैं, कहाँ पे फ्लड का कंडीशन डेवलप हो, हाई रेनफॉल के कारण फ्लड का कंडीशन है। रेनफॉल का भी तो प्रिडिक्शन होता है ना आईएमडी के, बाय द आईएमडी। और कब फॉग अधिक होने वाला है, जाड़े में सिचुएशन आजकल आ रहा है कि फॉग काफ़ी ज़्यादा रहेगा, विजिबिलिटी कम रहेगी। तो ये सब हम करेंगे कि इसके पीछे साइंस क्या है, तो वो बेसिक्स जानेंगे, बहुत डीप में नहीं जाएंगे, बेसिक्स जानेंगे। एक ये मिलिट्री एक्सरसाइज चल रहा है, स्टेड फास्ट डिफेंडर। ये यूएस के अंडर में, नाटो के अंडर में, यूएस लीड है नाटो का। तो वो देखेंगे उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। लेकिन आप याद रखिएगा स्टेड फास्ट डिफेंडर क्या है, ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। चाइना वाइडेंड ट्रेड हाईवे इन द साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में चाइना ने अपना बेल्ट एंड ये रोड इनिशिएटिव, जो इनका एक ग्लोबल जो हाइप किया हुआ प्रोग्राम है, उसके अंडर में पहला पोर्ट इन्होंने एंट्री मारी है साउथ अमेरिका में। तो ये जीएस पेपर 2 का हो जाएगा। चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, तो सुपर पावर का भी जो टसल चल रहा है, उसमें भी हम इसको ले सकते हैं, जीएस पेपर 2। एंड यस, इंटरनेशनल रिलेशन। यानोमामी इंडिजीनियस ग्रुप है, वो इम्पैक्टेड है माइंस के एक्टिविटी के कारण ये अमेजन फॉरेस्ट में। बस इतना ही जाना है बेसिक्स। ये टॉपिक है जो आज हम डिस्कस करेंगे। इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। द हिंदू का पहला न्यूज़ आर्टिकल, जो पहला न्यूज़ लेते हैं वो ये ईरान पाकिस्तान का जो चल रहा है। तो हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, इसमें हमें देखना है कि ये तो सबको पता है, पहले भी हमने पढ़ा है कि ईरान ने अपने मिसाइल्स वहाँ पे अटैक किए थे पाकिस्तान में, और पाकिस्तान अब इन पे कर दिया। फिर अब ये ईरान अब प्लान बना रहे हैं कि चबहार पोर्ट का यूज करके वो वापस अटैक करेंगे पाकिस्तान पे, ऐसा है इस न्यूज़ में, ऐसा लिखा हुआ है। तो बस और कुछ नहीं है, यही है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है ग्लोबल लेवल पे, तो यही चीज़ है। ये ईरान सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस, ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ईरान का सिस्तान बलूचिस्तान तो हम लोगों को पता ही है। तो ये चबहार पोर्ट एक बार देख लेते हैं, न्यूज़ कहाँ पे है, वर्ल्ड मैप पे थोड़ा सा लोकेट करता हूँ मैं, इजी रहेगा आपके लिए। कहाँ गया चबहार, यस मिल गया चबहार। ये है चबहार। चबहार पोर्ट इंडिया डेवलप कर रही है। यहाँ से हम सी से यहाँ आएंगे, फिर हम इसी रूट के थ्रू हम सेंट्रल एशिया में जाएंगे। हमें ट्रेड करना है, कुछ भेजना है या कुछ भी मंगाना है यहाँ से, हमें बड़ा दिक्कत होता है ये। अभी कोई हमारे पास वो नहीं है, एयरपोर्ट्स एयर से होता है, या हमें अलग अलग रूट्स है जहाँ पे मुश्किल काफ़ी होता है। तो अभी अगर चबहार पोर्ट हो जाए तो यहाँ से डायरेक्ट हम सेंट्रल एशिया पहुँच सकते हैं। ठीक है, सेंट्रल एशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे पार्ट हैं। थोड़ा इसको बड़ा करता हूँ तो आपको ये पता चलेगा, यहाँ जो यमन हौसी रिबल्स हैं यहीं पे अटैक कर रहे हैं। तो ये इधर है, ये गल्फ ऑफ अमन ओमान है, एक पर्सियन गल्फ है, यहाँ पे गल्फ ऑफ एडेन है, ये रेड सी है। यहीं से होके एक दूसरा रूट है जो यूरोप में जाती है, ये वाला रूट है जो हम लोग सेंट्रल एशिया में जाएंगे। यहीं पे चल रहा है ये जो एरिया, बलूचिस्तान का एरिया चल रहा है, तो यहीं पे लड़ाई झगड़ा चल रहा है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट। मुझे लग रहा है आपके थोड़ी बहुत क्लियरिटी हुई होगी। अब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इस समय चल रहा है स्विट्जरलैंड में, ये है डावोस स्विट्जरलैंड में है, और यहाँ पे समिट चल रहा है। वर्ल्ड के जितने भी लीडर हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द पब्लिक प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे देखिएगा नॉन गवर्नमेंटल है, गवर्नमेंटल ये गवर्नमेंट के बाहर की चीज़ है, इसीलिए नॉन गवर्नमेंट है। कभी ये ना कंफ्यूज हो जाइएगा कि ये वर्ल्ड बैंक या यूएन का पार्ट है। ठीक है, इसका क्या है,
purpose improving the state of world by the engaging business, political, academic, or the leader of the society to shape the global, regional and industry agenda. तो ये चाहते हैं कि ओवरऑल इनका है कि ओवरऑल ग्लोबल जो पॉवर्टी है या कोई भी अलग अलग सिचुएशन, इकोनॉमिक सिचुएशन है, उसको सॉल्व किया जाए। इम्पोर्टेंट ये इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इनके जो रिपोर्ट हैं वो काफ़ी कई रिपोर्ट आता है, ये 7 रिपोर्ट है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 रिपोर्ट में 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। इसमें ये क्या करते हैं कि जो इकोनॉमी है या कंट्री है उनका कितना जो इकोनॉमी कॉम्पिटिटिव है, कितना वहाँ पर बिजनेस करना इजी है, बाहर से जाके आए वहाँ के लोगों को, उसका ये मेजर करते हैं कि ये कंट्री नंबर 1 है, ये कंट्री नंबर 2 है, ये कंट्री सबसे लास्ट में है। वो इस बेसिस पे होता है कि वहाँ पे बिजनेस करना कितना वो है, इजी है, वहाँ की कितना इफिशियंसी प्रोडक्शन हो रहा है, ये सब चीज़ें आती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट इनका है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ये बताते हैं कि अक्रॉस द ग्लोब वीमेन एंड मेन में जो डिफरेंस है, जो खाई है, अभी कितना ज़्यादा है, अभी भरा कि नहीं भरा, क्या डेवलपमेंट है, ये इनइक्वालिटी बताते हैं मेन एंड वीमेन। ठीक है, ये तो पूछ सकता है यूपीएससी कि हाँ ये किसको कौन पब्लिश करता है। यूपीएससी अक्सर 1-2 साल में एक क्वेश्चन आ जाता है। कंटिन्यू आप पढ़ेंगे तो ये रिपोर्ट जब आता है तो आप ध्यान में रखिएगा, तो हो जाता है क्वेश्चन। अलग से ये रिपोर्ट निकालते हैं ग्लोबल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिपोर्ट कि वहाँ पे जो आईटी रेडीनेस कितना है उस कंट्री में। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है, ठीक है। ग्लोबल ट्रेवल एंड टूरिज्म रिपोर्ट भी इन्हीं का है। फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। ग्लोबल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ही है, ठीक है। ग्लोबल इनेबलिंग ट्रेड रिपोर्ट भी है। इनेबलिंग ट्रेड कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है, तो आप ध्यान में रख सकते हैं। लेकिन 2 चीज़ों को ज़्यादा ध्यान में रखिए, ये ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड ग्लोबल जेंडर गैप बहुत आता है। यूपीएससी ने पूछा भी है लास्ट ईयर नहीं कि पिछले 2-3 साल में, 1 साल पूछा था, मैं आपको क्वेश्चन बैंक में दूंगा। ट्रोस्टीनेट में यूक्रेन का प्लान बन रहा है कि ये रस्सा बॉर्डर पे है, जो अभी वॉर चल रहा है रस्सा एंड यूक्रेन का, तो इस शहर में काफ़ी तबाही हुई थी, बिल्डिंगें गिर गई हैं, तो फिर से इसको डेवलप करने का प्लान है। बस आप जानिएगा ट्रोस्टियानेट जो न्यूज़ में था, यूपीएससी पूछ देगा वो किस से बिलोंग करता है, यूक्रेन से। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं तो थोड़ा दिमाग में बैठ जाएगा। ये दिख रहा है जो रेड वाला है, ये है ट्रोस्टियानेट, ये हमारा भारत, हम यहाँ हैं, ट्रोस्टियानेट यहाँ है, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके देखते हैं और थोड़ा ध्यान में देखते जाएंगे कहाँ कहाँ हम लोग जा रहे हैं। ब्लैक सी यहाँ है, इंडिया यहाँ है, ये कैस्पियन सी है, ठीक है, थोड़ा दिमाग में लगाना है। ब्लैक बाल्टिक सी इधर है, ठीक है। एक क्रीमिया था जिसको रसिया ने कैप्चर कर लिया था, अब वो पूरे यूक्रेन को ही कैप्चर करना चाहता है। अब ये रसियन बॉर्डर है, रसियन बॉर्डर के पास है, तो सबसे पहले इसी पे अटैक होगा। तो यहाँ पे अटैक था, तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। व्हाट इज दिस, वेयर इज दिस। इतना छोटा है कि मैप में इसका नाम भी नहीं लिखा, अब आ गया नाम, ट्रोस्टियानेट, ये इसका नाम लिखा है ट्रोस्टियानेट्स, ठीक है, ये है। और एक चीज और अभी न्यूज में है, यहाँ पे गोरोड पे बहुत इनका वापस अटैक हो रहा था, तो यू शुड रिमेम्बर दिस थिंग। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग लेंगे वो है अगेन रेड सी से आ रहा है। रेड सी में जो अटैक चल रहा है, हाउसी अटैक ऑन द शिप्स, तो इंडिया का इस समय विशाखापत्तनम ने रिस्क किया है रेस्क्यू एमवी जेनेको पिकार्डी को। और यहाँ पे ये जो शिप है वो आ रहा था सफागा इन इजिप्ट से। सफागा देख लेते हैं एक बार, इजिप्ट में सफागा कहाँ पे है, जस्ट सफागा, यस ये है सफागा। रेड सी थोड़ा सा छोटा करता हूँ, ये इंडिया, ये गल्फ ऑफ एडेन, ये रेड सी, पर्शियन गल्फ, सऊदी अरबिया, और ये है इजिप्ट। और इजराइल कहाँ है, इजराइल ये है, ठीक है। ये सिनाई प्लेटू जो इजिप्ट का पार्ट है। सुएज कैनाल, ठीक है, ये इससे सुएज कैनाल होके यहाँ निकलता है, ठीक है। ये है रिवर नाइल इन इजिप्ट। थोड़ा और बड़ा करता हूँ, बस
यही है सफागा। आई होप दिस इज क्लियर। लोकेट कर लिया हमने। जो अभी शिप पे जो अटैक हो रहे थे, ये शिप को याद रखिएगा, इस पे हुआ था एम बी चेम प्लेटो, एम बी साई बाबा। तो यूपीएससी कैन आस्क कि ये न्यूज में थे, ठीक है। एक चीज देखिएगा, जो अटैक हो रहे हैं वो इजराइल ओन्ड शिप पे है, कहीं ना कहीं इजराइल से लिंक है। तो मेन उनका एम क्या है कि इजराइल की इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय करना। तो अच्छी बात है कि और देश के लोगों को थोड़ी सी राहत है कि और बहुत सेलेक्टेड टारगेट है। तो यू शुड रिमेम्बर पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है। पोर्ट ऑफ कॉल, इसमें एक वर्ड मेंशन है, ये यहाँ पे होता है जहाँ शिप, जैसे हम जाते हैं ना डिफरेंट बस स्टैंड होता है भाई, जब समंदर में काफ़ी लंबे लंबे टाइम तक पानी ही पानी होता है, वहाँ बीच में पोर्ट ऑफ कॉल होता है जहाँ पे जाके शिप रिपेयर हो जाते हैं, या लोगों को कुछ खाना है, कुछ खरीदना है, तो वहाँ पे वो होता है। मेनली दिस इज द रेस्टिंग प्लेस एंड रिपेयरिंग, रिफ्यूलिंग, ऑल दिस थिंग्स, ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम लोग लेंगे वो जो यूपीएससी से रेलिवेंट है, ये देखते हैं। यहाँ पे एक रिपोर्ट है, 13% ऑफ द लैंड मास, जो लैंड मास स्लाइड है, लैंडस्लिप होगा, वो केरला में है। केरला का वेस्टर्न घाट वैसे भी हम जानते हैं कि लैंडस्लाइड के लिए फेमस है। और जो एरिया इम्पैक्टेड है, इडुक्की, पल्लक्कड़, मलप्पापुरम, पत्थनमथिट्टा एंड वयनाड। वयनाड जहाँ से हमारे कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी जी हैं, वो यहाँ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये है मोस्टली जो ये डेटा हो रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैप बेसिस पे है। तो कहीं ना कहीं डिजास्टर मैनेजमेंट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप यूज लिख सकते हैं। यूज ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैप मेकिंग, रिस्क ऑपरेशन, वेदर फॉरकास्ट, और जो पहले प्रिवेंटिव मेजर है उसमें हम कर लेंगे। तो जीएस पेपर 3 में काफ़ी यूज है। ज्योग्राफी में हम लैंडस्लाइड थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम लोग लेंगे, यस, इसरो ने अपग्रेड किया है डैट, डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। तो अगर फिशरमैन, ये उस कंडीशन में डेवलपमेंट बाय द, ये इसरो ने किया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। सिर्फ सैटेलाइट ही लॉन्च नहीं करते, ये डिवाइस भी बनाते हैं। जैसे कि अब हाँ, सैटेलाइट का ही यूज है इसमें, क्योंकि सैटेलाइट से कम्युनिकेशन होगा। आप अगर समंदर के अंदर में है, वहाँ पे तो टावर वावर होता नहीं है, तो कम्युनिकेशन करने के लिए डायरेक्ट सैटेलाइट से ही होता है। तो फिशरमैन के पास जब फिशरमैन को पायरेट्स अटैक करेंगे, या फिश उनका उनका बोट डूब रहा होगा, या कुछ भी होगा, सुनामी आ गया, लहरें काफ़ी हो गई, तो वहाँ पे फिशरमैन अलार्म बजा देगा किसके पास, जो हमारे रिस्क ऑपरेटर्स हैं, जो मैरीटाइम रिस्क कोऑर्डिनेटर सेंटर है, वहाँ पे जाएगा। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के लोगों के पास जाता है, और ये लोग वापस भेज देंगे कि हाँ हमने सुन लिया है, हम लोग बचाने आ रहे हैं, तो थोड़ा उनको राहत हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट का यूज है, आप कभी भी चाहे तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो हम लोग लेंगे, ये ध्यान रखिएगा, उसको डेवलप इसरो ने किया है, और डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 में है, उसमें आप लिख सकते हैं कि हाउ दैट विल बी ऑपरेटेड। अगला जो न्यूज़ ले रहे हैं, जस्टिस वेदी रिपोर्ट है, जस्टिस वेदी रिपोर्ट। और इसमें इन्होंने कहा कि फेक इनकाउंटर जो गुजरात में हुए थे बिटवीन 2002 एंड 2007, जब अभी के हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उस समय चीफ मिनिस्टर थे, तो वहाँ पे काफ़ी फेक इनकाउंटर हुए थे, ऐसा एलिगेशन था। उसमें से इस जस्टिस वेदी रिपोर्ट में बोला गया कि 3 तो लग रहा है कि पक्का है फेक इनकाउंटर, और उसमें हम उसकी उसका इंक्वायरी कर सकते हैं। तो इसका आप यूज जब आर्टिकल 21 का क्वेश्चन कभी भी आए, द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, और उसका वायलेशन, तो एक वायलेशन ये जो फेक इनकाउंटर होता है, क्योंकि आप इनोसेंट पर्सन का भी फेक इनकाउंटर कर सकते हैं। इफ़ यू हैव द वेंडेटा, कुछ पहले की आपकी रंजिश हो,
दुश्मनी हो तो उसमें हो जाती है। पॉलिटिकली ये बहुत होता है, इसीलिए ये कहा जाता है कि इंस्टेड ऑफ फेक इनकाउंटर पुलिस सिस्टम अच्छी होनी चाहिए, कि जो ट्रायल है जल्दी जल्दी हो, कोर्ट का सिस्टम अच्छा हो, जो केसेज हम 10 साल में करते हैं 1 साल में करके हम जस्टिस पे पहुंच जाए। तो आप सिर्फ क्रिमिनल को मार देते हैं, लेकिन अगर क्रिमिनल को बचा के आप कोर्ट में केसेस चलाते हैं तो आपको ये भी पता चलता है उनका लिंक किससे किससे था, कौन उसको फंड करता था, किसके लिए काम करते हैं। तो बड़े लेवल पे क्राइम वो हो जाता है, जड़ से ही खत्म करने की जो हम लोग बात करते हैं वो हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग लेंगे सब कैटेगराइजेशन ऑफ एससी कैटेगरी का जो लिस्ट है। तो पहला चीज हम लोग देखेंगे, ये जो लिस्ट का पावर है वो आर्टिकल 341 में आता है। इट इज फॉर द, ये जो है ये फॉर द एससी कैटेगरी, एसटी के लिए बाद वाली आर्टिकल है 342। तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को पावर दिया है। यहाँ देखिएगा 341 का ए पढ़ते हैं, द प्रेसिडेंट में विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर इट इज ए स्टेट, स्टेट के पास भी है, विद कंसल्टेशन विद द गवर्नर दे कैन नोटिफाई, पब्लिक नोटिफिकेशन के थ्रू बता सकते हैं स्पेसिफिक कास्ट रेस को स्केड्यूल कास्ट में ऐड करने के लिए फिट समझते हैं तो उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। पार्लियामेंट बाय लॉ उनको इंक्लूड करेगा या एक्सक्लूड करेगा। तो ये है शेड्यूल कास्ट का यहाँ है, और शेड्यूल ट्राइब का यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका ये है कि क्यों चाहिए सब कैटेगराइजेशन। अब 4 ग्रुप को एससी में रखा गया, अब उसमें तो सब बराबर है नहीं, उसमें भी कोई बहुत स्ट्रांग है, कोई कम स्ट्रांग है, कोई बहुत वीक है। तो उसमें जो स्ट्रांग है वो सारा रिजर्वेशन अगर 100 सीट है, 20 सीट एससी के लिए रखा गया, और एक कम्युनिटी बहुत स्ट्रांग है वो 20 सीट में इन्हीं को जा रहा है, और ये जो 3 कैटेगरी सही में वीक है उनको वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे है कि एससी में अगर तीनों और 4 लोग हैं तो चारों के लिए सीट डिवाइड हो जाए, कि आपका पॉपुलेशन विद इन द 20 में, अगर 20 में आपका 30% एक का है, फिर 20% एक का है, 40% एक का है, 10% एक का है, तो वैसे ही आप 2 सीट, 6 सीट, 8 सीट करके 20 सीट में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये चल रहा है। उसके लिए जो कमेटी अभी बनाई गई है उसके अंडर में हम सेक्रेटरी लिए हैं होम मिनिस्ट्री के, लॉ मिनिस्ट्री के, ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री एंड सोशल जस्टिस, ये चारों इन सब चीज़ों से इन्वॉल्व है। स्कीम्स और सोशल एसटी कम्युनिटी का ये लोग देखते हैं, इसीलिए इनको इन्वॉल्व किया गया है। मडिका कम्युनिटी को लाने के लिए बात हो रही है कि एससी कम्युनिटी में इनको जो वो है वो इनको एक स्पेसिफिक दिया जाए, क्योंकि इनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो उस तरीके से नहीं है, काफ़ी कम है। तो कई कम्युनिटी बैठी भी है पहले, जैसे जस्टिस पी रामचंद्रन राजू कमीशन 1996 में था, लेकिन अभी तक इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। तो उसी का है कि इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये कोर्ट जुडिशरी भी इसको टेस्ट करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन सब कैटेगराइजेशन के लिए वो प्रोविजन है कि नहीं, वैलिड है, ये उसको अलाउ करता है कि नहीं। तो यहाँ पे है एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि हाँ अलाउ करेगा, लेकिन उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, हमें पहले से ही डेटा देना पड़ेगा कि वो सच में अंडर रिप्रेजेंटेशन हुआ है। यहाँ पे है कि डेटा, ये यहाँ पे 100% अलाउ करेगा, क्योंकि सब कैटेगराइजेशन के विद रिस्पेक्ट टू द एम्पिरिकल बेसिस, एम्पिरिकल बेसिस का मतलब उनके पास डेटा है कि नहीं है। ठीक है, कि उस कम्युनिटी का सेंसस, ईच कम्युनिटी एंड सब कम्युनिटी, तो सेंसस करके सारे जो कम्युनिटी है वो कितना रिप्रेजेंटेशन है, उस कम्युनिटी का मतलब क्या पार्टिसिपेशन है, डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, तो उसके लिए कास्ट बेसिस पे सेंसस होना जरूरी है। अभी कास्ट सेंसस हमने कहाँ पे देखा है, बिहार में देखा है। तो कास्ट सेंसस का भी डिमांड नेशनल जो लोकसभा का इलेक्शन है उसमें भी चलने वाला है। इस वाले न्यूज में कांग्रेस ने वो एलिगेशन करा है कि जो अभी का रिपोर्ट नीति आयोग का है पॉवर्टी से रिलेटेड वो सही नहीं है। हमें अब इसमें नहीं जाना है सही है गलत है, हमें देखना है कि नीति आयोग ने क्या बोला। नीति आयोग ने बोला है कि नियर अबाउट 25 करोड़ लोगों को मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से हम बाहर लाए हैं एज पर द नीति आयोग रिपोर्ट। तो हमें सिर्फ याद रखना है 24.82 करोड़, 25 करोड़ हमें याद रखिए। और इसको जब भी आपको आंसर अपना लिखना है विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट अचीवमेंट इनटू द पॉवर्टी रिडक्शन, एक बढ़िया पॉइंट होगा, डेटा के साथ होगा, यूज कीजिएगा आप इसको।
नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ जीएम क्रॉप से लेके है। ये हमने पिछले भी अपने सेशन में देखा है कि गवर्नमेंट ने मस्टर्ड को अलाउ किया है कि उसका जेनेटिकली मॉडिफाइड हम यूज कर सकते हैं। तो वन इंफॉर्मेशन दैट यू कैन यूज, पहली चीज की ये कि ये जीएस पेपर 3 के अंडर में आता है। एग्रीकल्चर का जो टॉपिक है मेंस का टॉपिक हो सकता है। आपको ये जानना है कि जो बॉडी है जो इसको टेस्ट करती है कि अलाउ किया जाए नहीं किया जाए, वो जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी है, GEAC। ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने गवर्नमेंट का जस्टिफिकेशन है कि यहाँ पे इन्होंने जस्टिफाई किया है कि क्यों करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि इंपोर्ट एडिबल ऑयल का 50% हम जो इंटरनल प्रोडक्शन है उससे करें, 50 से ज़्यादा परसेंट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, बाहर से ला रहे हैं। तो हमारा पैसा जो है डॉलर जो हम इतने मेहनत से इकट्ठा करते हैं बाहरियों को दे रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि इसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, बैन कर देना चाहिए, नहीं उगाना चाहिए। लेकिन इसकी जो अगर आप अलाउ करेंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, जो जीएम मस्टर्ड है, तो ये इंपोर्ट कम हो जाएगा, कम एरिया में ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जहाँ पे 1 क्विंटल होता था 1.5 क्विंटल हो जाएगा। तो ये इम्पोर्ट है ना, वो 50% से घट के 30% आ जाएगा। वो जो 30% कम होगा या 20% कम होगा, उससे हमारा पैसा जो देते थे वो कम हो जाएगा। पैसे का भी अमाउंट दिया, 15,000 करोड़ का हमने पैसे लगाए थे इस बार। कहीं तो था 15,000 करोड़ का इंपोर्ट हुआ है, नहीं, ये है 55,000 टन का। ये कैनॉल का ही ये हुआ है, पैसे कहीं थे यहाँ पे। ये है तो एनुअल वैल्यू ऑफ, अच्छा ये वैल्यू ये दिया है कि जो हर्बिसाइड से अटैक से क्रॉप को लॉस होता है वो 4500 करोड़ का है। और 15,000 करोड़ का वो है इंपोर्ट है। ठीक है, कहीं ना कहीं होगा, आप अभी देखेंगे 15,000 करोड़। ओके ठीक है, छोड़ते हैं उसको। हम्म, अच्छा यही तो है, तब से हम ढूंढ रहे हैं। ये 1,15,000 करोड़ का इतना है। मैं तो अभी 15,000 करोड़ ही कह रहा है, 1,15,000 करोड़ का है। मुझे 1 लाख गायब हो गया था। तो इतने का इंपोर्ट है। अगर हमने बचा लिया, 30% भी कम कर लिए, 50,000 करोड़, यू कैन थिंक, वो हम स्कीम में दे सकते हैं। तो ये लॉजिक इन्होंने दिया है। लेकिन हमारा एंटी जो इसके अगेंस्ट में लॉजिक है कि नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि अगर हाइब्रिड हो जाएगा, जो इंडिया का लोकल वेराइटी है, 5,000 वेराइटी है मस्टर्ड के, ये सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि सबको फायदा चाहिए। उनसे प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होता है। अगर 100 किलो होगा तो इसमें 150 किलो होगा, तो लोग 100 किलो वाला क्यों प्रोड्यूस करेंगे। एग्रीकल्चरिस्ट जाएगा ना, 150 किलो हो तो 150 का पैसा मिले। लेकिन दिक्कत है कि क्वालिटी इसकी अच्छी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जितनी वैरायटी होती है तो कभी अटैक होता है तो बचने के चांसेस ज़्यादा होता है, वैरायटी ज़्यादा होता है। जैसे अगर 10 वैरायटी है और उसमें किसी पेस्ट ने अटैक किया, और वो अटैक हुआ टिड्डों का या किसी का भी, तो अगर सिर्फ एक वैरायटी है तो सबको खत्म कर जाएंगे। लेकिन टिड्डा अगर 10 वैरायटी हो तो 2-3 वैरायटी को वो डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन 1-2 वैरायटी सस्टेन कर जाते हैं। तो अगर 100 एकड़ में खेती है, जस्ट इमेजिन कि पूरे इंडिया में 100 है, अगर वैरायटी कई ज़्यादा है तो 20 को करेगा तो 80 बच जाएगा। लेकिन सिर्फ एक वैरायटी का होगा तो वो 100 को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो एब्सोल्यूट फेमाइन आने का चांस होता है। तो इसीलिए वैरायटी को हम प्रमोट करते हैं। जितना वैरायटी हो उतना, एक तो डिफरेंट क्वालिटी करके हम आगे और भी अच्छा बना सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि सर्वाइवल का कंडीशन ज़्यादा होता है। जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ, वैरायटी कैसे होता है। जैसे आप खेती कर रहे हैं, आपने उसमें केवल गेहूं बोया है। अब कोई ऐसा आया कि आप एक महीने में 2 दिन ओले पड़े, सारे गेहूं खराब हो गए। लेकिन आपने उसमें गेहूं भी बोया है, फिर गोभी भी बोया है, फिर आपने उसमें कुछ ये आलू भी बो दिया है। तो अगर अटैक होता है तो गेहूं को तो ओले से इफेक्ट आएगा और जो पड़ेंगे, लेकिन आलू बच जाएगा। तो आलू से आप कुछ दिन अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तब तक कुछ और कर सकते हैं। लेकिन अगर केवल गेहूं है तो सारा का सारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसीलिए वैरायटी इज इम्पोर्टेंट। जस्ट इसका मतलब यह है कि वैरायटी इज इम्पोर्टेंट। तो ये जो बोल रहे हैं कि इसका नहीं इंट्रोड्यूस होना चाहिए, वन रीजन इज दिस। ये पॉइंट आप भी जस्टिफिकेशन में लिख सकते हैं। और हमारा एडिबल ऑयल
अगर क्वेश्चन आता है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट हैं तो नहीं है, हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। और एडिबल ऑयल में किस किस चीज़ का हम कर रहे हैं, पाम ऑयल भी होता है, सोयाबीन है और सनफ्लावर ऑयल है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा तो क्वांटिटी है एडिबल ऑयल में इंडिया में मस्टर्ड का है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ ये है कि एंटी माइक्रोबायल है, तो अब यहाँ पे बिना प्रिस्क्रिप्शन का नहीं दे सकते हैं, ऐसा नोटिफिकेशन गवर्नमेंट ने लाया है। और डॉक्टर को भी जस्टिफिकेशन लिखना है कि क्यों एंटीबायोटिक्स लिखा है। ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस काफ़ी न्यूज़ में है, क्योंकि पहली चीज़ ये है कि इसका अभी र्यूमर था कि इसको गवर्नमेंट ने यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर में इंक्लूड किया है, HPV। लेकिन अभी जो हमें गवर्नमेंट से पता चला है कि नहीं किया है, करने का डिसीजन है लेकिन बाद में है। वैक्सीन, इससे ये तो पता चलेगा कि वैक्सीन इसका है। अगर क्वेश्चन आता है कि वैक्सीन है कि नहीं है, तो यस वैक्सीन है। ये एसोसिएटेड है सर्विकल कैंसर, जो वीमेंस के सर्विक्स में होता है। एंड सर्विक्स का जो एरिया है, एक बार मैं आपको शो करता हूँ कौन सा एरिया है, थोड़ी आपको क्लियरिटी रहेगी। सर्विक्स जो वीमेंस का जहाँ पे इम्पैक्ट करता है, ये एरिया है। ये सर्विक्स है, ये वॉल्वा होता है, ये वेजिना होता है, वेजिना के ऊपर ये है। तो यहाँ पे कैंसर का जो अटैक है ज़्यादा है, यूटेरस के ये नीचे है। यहाँ पे है कि जो मैक्सिमम इंडिया का है वो सेकेंड लार्जेस्ट है, सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर अमॉन्ग द वीमेन ड्यू टू दिस HPV virus. And this infection, almost all sexually active people are infected by the HPV some point. तो जो भी पर्सन्स सेक्सुअली एक्टिव है वीमेंस में, उनमें ये वायरस आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें वायरस आता है तो उनको कैंसर हो जाए। कैंसर के लिए ये है कि परसिस्टेंट, इसको लॉन्ग टाइम परसिस्टेंट के बेसिस पे होता है। कहीं तो है परसिस्टेंट, हाँ इसमें बताता है कि वायरस परसिस्टेंट इन द बॉडी कुड लीड टू द कैंसर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वायरस से हो जाएगा। और नंबर दिया है कि 1.2 जो टेस्ट होते हैं, डेथ भी काफ़ी इसमें अधिक है। लेकिन एक अच्छी चीज़ है कि ये 100% क्यूरेबल है, ये याद रखिएगा, क्यूरेबल है। और इसके लिए हमें क्या क्या जानना है, केयरफुल प्रिकॉशन लेना है। एक तो सेक्सुअल हाइजीन, एज ऑफ प्रेगनेंसी, इस पे भी थोड़ा ध्यान देना है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एंड इम्यून स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। ये चीज़ें फैक्टर है जो सर्विकल कैंसर के लिए लीड करता है। अब हमें क्या चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ अवेयरनेस। लोगों को ये पता ही नहीं है, सेक्सुअल हाइजीन के बारे में लोगों को नहीं पता होता है। और ये इरेडिकेट स्टिग्मा, स्टिग्मा काफ़ी है कि नहीं, हमें इस चीज़ों से ही लोगों को, इस वर्ड से ही काफ़ी लोगों को वो है कि दिस इज़ नॉट ए गुड वर्ड्स। सो यू शुड ब्रिंग दिस आउट ऑफ द माइंडसेट ऑफ द पीपल। तो लोगों को हमें थोड़ा सा एजुकेट करना है। सबसे अधिक अच्छी जो इसका बेहतरीन स्टेज होगा कि हमें डिटेक्ट एट द प्री कैंसरस स्टेज। इसके लिए हमें टेस्टिंग बढ़ानी होगी। और टेस्टिंग में जो यूज होता है वो पैप स्मीयर यूज होता है। अभी हमने इसको कुछ वो DNA टेस्टिंग भी ला दिया है। हाँ, HPV DNA टेस्टिंग भी है। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि इस पैप स्मीयर टेस्ट इज एसोसिएटेड विद द दिस HPV। जो सबसे ज़्यादा एक्टिव और जो रिस्क, हाई रिस्क ग्रुप है वो बिटवीन द 25 टू 65 एज ग्रुप है। और उसके लिए हमने कहा है कि एटलीस्ट वंस इन ईयर। जो और नॉर्मल है उनको तो 3 इयर्स में हम कर सकते हैं, लेकिन जो हाई रिस्क पे है उनको हम वंस एवरी ईयर टेस्टिंग की ज़रूरत है। क्यों मेनी कई वीमेंस को ये भी लगता है कि एक बार करा लिया दिस पैप स्मीयर्स टेस्ट तो हो गया, तो ये नहीं है। और इसकी सहूलियत के लिए अभी तो हमने HPV DNA टेस्टिंग भी स्टार्ट कर दिया है। और इसमें ऐसा है कि खुद जो
इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको हॉस्पिटल जाना है। अब किट्स आएगा शायद, किट्स जैसे प्रेगनेंसी टेस्ट होता है इंडिविजुअल वीमेंस कर सकते हैं, ये टेस्टिंग भी इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें फोकस देना है, अगर कि इस सर्विकल कैंसर को कम करना है तो उसको हमें इस प्रिवेंशन स्टेज पे ही करना होगा, क्योंकि क्योर है 100%। दूसरी चीज़ ये है कि इसका वैक्सीन आ गया है। वैक्सीन का टेस्टिंग 2010 में ही स्टार्ट हो गया था, लेकिन 2010 में कुछ डेथ केसेज आ गए थे वैक्सीन के कारण, तो इसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था। फिर पार्लियामेंट्री कमेटी भी बनी थी, उन्होंने कहा था कि इसमें काफ़ी ड्रॉबैक थे, काफ़ी प्रोसेस का जो मिसयूज किया गया था पैसे कमाने के लिए, मोनोपोली इस वैक्सीन के लिए, कि इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, जल्दी से यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंडर में इसको लाके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखना है, जो HPV का जो सेरोटाइप 16 और 18 है, इससे सबसे ज़्यादा डेथ है, 70% जो डेथ है इसके कारण है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लास्ट में एक चीज़ और याद रखिएगा कि सेरवावैक, ये इंडिया में जो हमने अभी किया है पास, जिसको वो सर्टिफाइड किया है कि ये हम डोज देंगे वैक्सीन के रूप में, इसको सेरम इंस्टीट्यूट ने करा है, और सिक्किम जो पहला स्टेट है जिसने इसको इंट्रोड्यूस किया इस वैक्सीन को। इंडियन गवर्नमेंट ने भी बोला है कि यस, जो इंडियन गवर्नमेंट की ये नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप है ऑन इम्यूनाइजेशन, इन्होंने बोला है इंडियन गवर्नमेंट को कि आप इसको इंक्लूड कीजिए, ये जो इम्यूनाइजेशन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है इसके अंडर में, तो ये आप याद रखिएगा। और इसके लिए जो एज ग्रुप है 9 to 14 है, ये मत समझिएगा कि हायर एज में है, 14 अभी लास्ट है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, ये वॉक इन मॉडल है इन द टीवी सर्विसेज, तो ये है टीवी सर्विसेज। पर्टिकुलरली हम देखते हैं कि जो हमारा टीवी में डेथ केसेज है, वो हम प्रॉपर जो इसका कोर्स होता है फॉर द मेडिकेशन, वो हम फॉलो नहीं करते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि इसमें जो इम्पैक्टेड है वो पुअर क्लास है, और पुअर क्लास के पास कभी कभी होता है कि आप 300 कमाते हैं, उसी में आपको घर चलाना पड़ता है, लेकिन आप एक दिन छोड़ के टोटल मेडिकेशन के लिए जाते हैं, इतना टाइम नहीं होता है, अफोर्ड नहीं कर सकते, उनका घर नहीं चल पाता है। तो मैक्सिमम जो पुअर क्लास के हैं, जो लोअर इनकम क्लास है, वो इग्नोर करते हैं, और इसी के कारण डेथ इंक्रीज हो जाता है। तो हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो रखा है उसमें ये टारगेट रखा है कि 90% डेथ रिड्यूस करेंगे और 80% इंसिडेंस ऑफ टीबी को रिड्यूस करेंगे बाई 2030। और जो लेवल होगा किस लेवल का, 30% 90%, 2015 में जो था, 2015 में अगर 100 डेथ होती थी तो 90% लेके जाएंगे रिड्यूस करके, मीन्स सिर्फ 10 होना चाहिए 2030 में। और जो ये इंसिडेंस है टीबी का, वो 80% कम होगा तो 20 बचेगा, तो ये होना चाहिए। लेवल है जो 2015 का है, 2030 हमारा टारगेट है। क्या है ये ऑल इन ये वॉक इन मॉडल, इसमें ये है कि जितनी भी टीवी से रिलेटेड नीड होगी, सर्विसेज होगी, वो एक सेंटर पे, एक जगह आप जाएंगे, वहाँ सब कुछ होगा। अभी ऐसे होता है कि आप पहले डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर टेस्टिंग स्क्रीनिंग के लिए कहीं और भेजता है, फिर वहाँ से रिपोर्ट लेके आते हैं, फिर वो दवा लिखेगा, दवा लेने कहीं और जाएंगे, फिर आपको वो जो न्यूट्रिशन होता है ये आपको चाहिए, वो आप कहीं और जाके प्रिस्क्राइब करवाते हैं, फिर आपको लोन की जरूरत होता है या कोई स्कीम होता है, फिर आप कहीं और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं। ये सारी चीज़ें एक जगह होंगी, टाइम कम लगेगा, मजदूर आदमी, वर्कर आदमी है, वो जाएगा, वो अपना दवा भी कराएगा, जल्दी से आके अपने काम पे भी जाएगा। तो विन विन, काफ़ी इफेक्टिव है ये। तमिलनाडु में है, हम देखते हैं इसको इंडिया लेवल पे भी होना चाहिए। इंडिया का जो स्टेटेड गोल है वो है कि ट्यूबरक्लोसिस को इलिमिनेट करेंगे 2025 तक, अगले ही साल। लग नहीं रहा है अभी का जो कंडीशन है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो लेंगे हम, पहला एडिटोरियल से ही लेते हैं। ये रिपीटेड न्यूज है, जो शाही ईदगाह मॉस्क है मथुरा में, उस पर क्लेम आ रहा है, जैसे कि राम जन्मभूमि का क्लेम था, अभी हम ये सिक्किम जन्मभूमि का क्लेम लेके आ रहे हैं।
तो इसको लेके हमारे पास एक लॉ है, इस लॉ का नाम है प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। ये लॉ कहती है कि अगर कोई भी रिलीजियस प्लेस है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं एक फॉर्म से अदर फॉर्म में। यहाँ पे है कन्वर्जन इज प्रोहिबिटेड। अगर वो 1947 15 अगर 1947 को उसका जो नेचर था वही रहेगा। उसके बाद अगर बनाया वो अलग बात है, उसके पहले का अगर वो स्ट्रक्चर है तो हम नहीं चेंज करेंगे, भले उसकी हिस्ट्री कुछ भी हो। ऐसा नहीं आप कुछ और लाके कहानी बना के बताएं, फिर आपको टेम्पल को मॉस्क में, मॉस्क को टेम्पल में, यही आप चलते रहें, फिर तो हो गया, यही सब चलेगा कि हम आपका तोड़े आप हमारा तोड़े। फिर जब हम मेजॉरिटी में आएंगे तो हम दिखाएंगे, आप मेजॉरिटी में होंगे तो आप दिखाएंगे। तो ये सब चीज़ों को लेके आया है सुप्रीम कोर्ट ने। अभी इस जो केस था कि आप कमिटी बैठाइए और उसको लैंड जो ट्रांसफ़र हुआ था, जो ये ईदगाह ये है ईदगाह, शाही ईदगाह मॉस्क है, इसके पास जो यहाँ पे दिया है कि लैंड थोड़ा सा ट्रांसफ़र हुआ था 1968 में, कुछ ऐसे था। तो उसको भी लेके कह रहे हैं कि ये फ्रॉडुलेंट बेसिस पे था। तो अब ये इसका क्या केस है, कैसे फ्रॉडुलेंट है, इसको भी अभी जुडिशरी बोल रही है कि हम ये सब नहीं अलाउ करेंगे। आप वो केस इंपॉर्टेंट है जो ये प्लेस ऑफ रिलीजियस वर्शिप एक्ट 1991 है ना, इसको याद रखिएगा। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, कभी भी सेक्युलरिज्म, कम्युनलिज्म या इंटरफेथ हार्मनी की बात आए तो इसको टूल लिखेगा कि ये हमारे पास स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, काफी इंपैक्टफुल आपका आंसर होगा। नेक्स्ट जो ये है ये भी रिपीटेड है, कल हम लोगों ने देखा ही था कि अभी एशर जो प्रथम एनजीओ है, ये एशर रिपोर्ट लाती है, गांव-गांव जाके वो बच्चों को इकट्ठा करके भाग और गुड़ा भाग ये सब करवाती है, फिर रिपोर्ट देती है। तो रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। तो ये सब रिपोर्ट आज अभी का जो ये है, इसका जो टाइटल है बियॉन्ड बेसिक्स, ये याद रखिएगा। जब भी आंसर लिखेगा बियॉन्ड बेसिक लिखेगा तो आपका आंसर काफ़ी इफेक्टिव होगा। फिर आप ये लिखिएगा कि जो डिवीजन का है कि 3 डिजिट है, 3 डिजिट का गुना भाग नहीं आ रहा है, मतलब 375 में मैं कहूँ कि 4 से डिवाइड करो तो 50% नहीं कर पा रहे हैं। ये हमें 3/4 लेवल के क्लास में पढ़ा दिया जाता है। लेकिन एज ग्रुप क्या था, 14 से 18 साल, और उन सभी बच्चों के पास स्मार्टफोन था 90% के पास उसमें से, और उनको चलाना आता था। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ऑनलाइन सेफ्टी कैसे वो एडॉप्ट करते हैं। कुछ भी टिप करके वो इधर से उधर जाके सिक्योरिटी थ्रेट में ला सकते थे, अपना पैसा गंवा सकते थे ओटीपी पे वो करके। तो ये सब चीज़ें मिसिंग है। तो ये आप अपने आंसर में लिख सकते हैं जब एजुकेशन पे लिख रहे हो। हद तो तब है कि उनमें से जो है 25% को मदर टंग में क्लास 2-3 लेवल का बुक नहीं पढ़ पा रहे थे। 14 से 18 साल के बच्चे 2 क्लास का जो बुक होता है मदर टंग में, वो भी इंग्लिश में नहीं, मदर टंग में नहीं पढ़ पा रहे थे। एक चीज और है, जो इनका जो इनरोलमेंट है, नाम तो लिखवा रहे हैं 86% 87% अपना नाम लिखवा रहे हैं, लेकिन उसमें से ड्रॉप आउट भी बहुत है, बाहर आ जा रहे हैं स्कूल से। पहले 14 साल में स्टार्ट हो रहा है, 4% बाहर आ रहे हैं, और 18 साल तक होते होते जो एज ग्रुप है उसमें 33% स्कूल से बाहर है। मतलब 100 में 86 87 ने एडमिशन लिया, फिर 5 और कम हो गए क्लास 7th में जाते जाते, क्लास 9 10th में जाते जाते 30 और कम हो जा रहे हैं। मतलब 100 में 55-60 ही बच रहे हैं स्कूल में, ये स्थिति है। तो इसको थोड़ा सा देखना होगा कि जो ड्रॉप आउट है वो कम हो। जो मैक्सिमम है प्राइवेट ट्यूशन भी बढ़ रहा है, 25% से 30% इंक्रीज हुआ है 2018 और 22 के बीच में। तो इसके लिए हम किसको देंगे कि स्कूल एजुकेशन ही अच्छा नहीं दे पा रहे, तभी तो बच्चे प्राइवेट में जा रहे हैं। आप अगर गवर्नमेंट स्कूल में सब कुछ समझा दें, मैथ साइंस इंग्लिश, बच्चा क्यों जाएगा अलग से 200 400 500 दे के प्राइवेट ट्यूशन करने, नहीं जाएगा। लेकिन एजुकेशन स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं है अप टू दैट लेवल। गवर्नमेंट का निपुण भारत मिशन है, इसमें ये क्या अचीव करना चाहते हैं, ये टू अचीव द यूनिवर्सल फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन प्राइमरी स्कूल, ये है। और राइट टू एजुकेशन हमारे पास सही है, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन पे हमें ध्यान देना है। ये इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा तभी हम एजुकेशन का जो गोल्स है वो हम क्लियर कर सकते हैं।
तो ये आप ध्यान रखिएगा जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका जो न्यूज हम लोग लेंगे मीडिया से रिलेटेड है। रोल ऑफ मीडिया, कभी भी आप मीडिया के बारे में अपना आंसर लिख रहे हैं और वहाँ पे एस्से लिख रहे हैं तो वहाँ पे आर्टिकल 19 में भी प्रेस फ्रीडम की बात होती है। तो आप क्या क्या लिखेंगे? पहली है कि अभी का जो इन्होंने बताया है कि एक्सप्लोजन है क्वांटिटी में। पहले जहां 10 न्यूज चैनल होते थे अभी 1000 है, एक्सप्लोड हुए हैं 10 से 1000, 10 से 20 भी नहीं, दुगुना तिगुना की बात छोड़िए, 100 गुना 1000 गुना इंक्रीज है, लेकिन क्वालिटी नहीं इंक्रीज हुआ है, क्वालिटी हैज बीन डिक्रीज। ये इशू है। आजकल सेंसेशनल न्यूज आता है, पूरे अब 24 घंटा आपको न्यूज दिखाना है, तो एक ही टॉपिक को एक को हीरो बनाइए, एक को विलेन बनाइए, फिर इसके खिलाफ एकदम बोलिए, उसको एकदम हीरो बना के रखिए। यही न्यूज में चल रहा है। जो फैक्ट है उस बेसिस पे नहीं है, स्टोरी टाइप की चीजें सुनाई जाती हैं आपको। और उसमें भी आजकल मीडिया ट्रायल होता है। मीडिया ट्रायल मतलब जुडिशरी छोड़िए, हम ही सजा देंगे, हम यहाँ पे बैठेंगे, गवाह भी लाएंगे आपके खिलाफ, फिर सपोर्ट में भी कुछ लाएंगे, डिफेंडर भी होगा, प्रोसिक्यूटर भी होगा, सब होगा। मीडिया सब कुछ कर दे रही है आजकल। यहाँ पे यही लिखा है, विटनेस, प्रोसिक्यूटर, जज, ज्यूरी, एक्सिक्यूशन, सब यहीं पे हो रहा है। ठीक है, पहले अग्नि परीक्षा होती थी, अब मीडिया परीक्षा हो रही है, ट्रायल ऑफ मीडिया। यहाँ पे ट्रायल बाय मीडिया। दिक्कत यह है कि सोशल मीडिया है एक, हम सोच रहे थे डिसेंट्रलाइज है, थोड़ा सा उस पर बेनिफिट होगा, लेकिन यहाँ पे तो और दिक्कत है। अनवेरिफाइड फैक्ट एंड वायरल ओपिनियन, सबको अपना वीडियो वायरल कराना है, तो दैट इज अदर इश्यू विद द मीडिया। आगे उन्होंने कहा कि ठीक है, सब कुछ के बाद भी मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जैसे 3 पिलर्स होता है डेमोक्रेसी का, लेजिस्लेचर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, चौथा पिलर मीडिया है। और मीडिया बोलते हैं कि मीडिया आर द फ्री मीडिया द लाइवलीहुड फॉर आवर डेमोक्रेसी। फिर बोलते हैं कि टू मेक ये सिटीजन एक्टिव और उसको अकाउंटेबिलिटी हेल्ड करने के लिए अपने रिप्रेजेंटेटिव की, एक फ्री मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि लोगों के पास जो ट्रूथ जा सके, क्या हो रहा है सच में जाए, वो मैन्युफैक्चर्ड न्यूज नहीं जाए कि जा कुछ और हो कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। तो ये चीज़ें नहीं है। आजकल ये भी इशू है कि कई जगहों पे हमने देखा है कि जर्नलिज्म स्टूडेंट्स या कोई भी ये हैं मीडिया पर्सन है, अगर कोई अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है या पावर के खिलाफ बोलता है, तो उसके खिलाफ यूएपीए का यूज कर रहे हैं और साथ साथ उनको नॉन बेलेबल एक्ट के अंडर में अरेस्ट भी किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं थ्रेट है, इनको बोल रहे हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा ये स्टेटमेंट है। कभी भी आप अगर फ्रीडम ऑफ प्रेस पे एक आप आर्टिकल एस्से लिख रहे हो, तो ये लाइन लिखेगा, फ्री प्रेस इज बोथ द मोर्टर that bind together the bricks of our country's freedom and the open window embedded in the those bricks। वो बाहर भी दिखाने का वो एक खिड़की खोल देता है, साथ में दीवार को बाइंड भी रखता है। ठीक है, तो दैट इज काफी अच्छी लाइन है, ये आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे वो इसके बाद का न्यूज है, क्राफ्टिंग ए न्यू फेज इन इंडिया यूके डिफेंस टाइज। तो यहाँ पे आप हर्ष वी पंत जो है, ये एक्सपर्ट है फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशन के, तो आप इनका अगर आप PSIR ऑप्शनल में GS पेपर जो ऑप्शनल पेपर PSIR का पेपर 2 लिख रहे हैं, तो इनका आप नाम यूज कर सकते हैं अपने आंसर में। जो अभी डिफेंस मिनिस्ट्री हमारे गए हुए थे यूके, और वहाँ पे जाके हमने एग्रीमेंट करा है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है वो, और इंडिया और यूके के बीच में एक नया रिलेशन, नई लेवल पे हम अपने इस रिलेशनशिप को लेके गए हैं। तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद में रखना है, इलेक्ट्रिकल प्रोपल्सन टू पावर एयरक्राफ्ट कैरियर्स। यहाँ पे दिख नहीं रहा है, मैं इसको, ठीक है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो इसका टेक्नोलॉजी यूके हमें देगा। हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं था, ये इस टेक्नोलॉजी का काफ़ी यूज है क्योंकि चाइना के पास ये टेक्नोलॉजी है, और इंडियन ओशन में उनके बाद ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो उसका यूज कर रहे हैं चाइनीज ये है। तो ये गैप क्रिएट कर दे रहा था हमारे
इसका क्या यूज है? इट प्रोड्यूस ए लो एकॉस्टिक सिग्नेचर दैट रिमूव द लिंक बिटवीन द प्रिंसिपल मूवर्स एंड द propulsion। तो जो ट्रेसेबिलिटी है आपके वार कैरियर की और एयरक्राफ्ट कैरियर की, वो रिड्यूस कर देता है। और कहीं ना कहीं वारफेयर जब होता है तो ट्रेसेबिलिटी फैक्टर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सर्विलांस, रिकनेसांस, ये सब एक्टिविटी में आप लीड करते हैं। हमारा और जो यूके के बीच का है ये टेक्निकल, एक दूसरे को टेक्निकल एक्सपर्टाइज, इसमें कोऑपरेशन हम काफ़ी कर सकते हैं। लेकिन हमारे बीच में चैलेंजेस कुछ थे। पहला चैलेंज तो यही था कि हिस्टोरिकली हम कॉलोनी रहा है यूके, और कभी भी हमें लगता है कि यूके, जैसे यूके उस समय जब यूके छोड़ के जा रहा था और हमें इंडिपेंडेंस मिला, तो हमारा डिवीजन हुआ। अब पाकिस्तान और इंडिया, यूके की पॉलिसी हमेशा से रही है कि दोनों के साथ हेल्दी रिलेशन बना के रखें, एक के वो कॉस्ट पे अलग अदर के साथ नहीं करते। लेकिन इंडिया को नहीं अच्छा लगता, आप जो वेपन पाकिस्तान को दे रहे हैं वही आप मुझे हमें भी दे रहे हैं इंडिया को, और आप उसको बैन कर रहे हैं वेपन देने से, हमें भी बैन कर रहे हैं। तो हम एडवांटेजियस पोजीशन पे चाहते हैं। तो एडवांटेजियस पोजीशन जैसे रसा के साथ है, रसा हमें हाई ग्रेड का टेक्नोलॉजी देता है जो पाकिस्तान को नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव प्रेफरेंस होता है। पाकिस्तान के साथ था, चाइना उनको ज़्यादा अच्छा अच्छा टेक्नोलॉजी दे रहा है। तो इंडिया और यूके के बीच में ये रहा है कि प्योरिटी बेसिस पे देखता था अभी तक। दूसरा ये चैलेंज है कि जो खालिस्तान का इशू है, डिमांड है, लंदन में उस ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप है वो रहते हैं, वो काफ़ी प्रोटेस्ट करते रहते हैं, बार बार इंडियन एम्बेसी के सामने जाके प्रोटेस्ट करते हैं, अटैक भी करते हैं। तो कई बार हमारे लिए, हम यूके से कहते हैं आप अलाउ क्यों कर रहे हैं, बैन कीजिए। यूके कहता है नहीं, हमारे वहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हम आपके वो टेररिस्ट है, हमारे वहाँ तो नॉर्मल सिटीजन है, हमारे वहाँ तो जब तक किसी को मारेंगे बोलने का तो फ्रीडम है, कोई किसी को भी कहे क्या बनाना है, हमें नहीं मतलब लगता जब तक वो क्राइम न करे। तो इंडिया इसको पॉजिटिव वे में नहीं लेता, इसको क्रिटिसाइज करता है, तो ये हमारे बीच में है। लेकिन अभी जो चाइनीज प्रेजेंस इंडियन ओशियन में बढ़ा है, और जो एसर्टिवनेस है चाइना का, उसको लेके यूके को डर बढ़ गया। यूके को अब लगता है कि उनके शिप आते हैं और उनके बिजनेस रूट, मेन बिजनेस रूट भी ये है इंडियन ओशियन। अब इनको लग रहा है कि अगर चाइना एसोर्ट करने लगा और उसको काउंटर करने के लिए कोई नेशन नहीं है, तो उनके ट्रेड पे, उनके बिजनेस पे काफ़ी इम्पैक्ट आएगा। तो अब उनको लग रहा है कि इंडिया को सपोर्ट करना चाहिए। अब जाके वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, या अभी हम देख रहे हैं कि मिलिट्री जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है, जैसे कि वो बोले हैं कि डिप्लॉय करेंगे लिटरल रिस्पांस ग्रुप को, ये स्पेशलाइज एम्फीबियंस वारफेयर ग्रुप को 2024 में, इस साल, और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप इन 2025 टू ट्रेन एंड इंक्रीज इंटरऑपरेबिलिटी विद इंडियन नेवी। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि इंडियन नेवी का जो शिप है, जो इनका मशीन्स है, उनके जो वर्किंग फंक्शनल अलग फंक्शन है, करने का अलग टेक्नोलॉजी है, उनका अलग टेक्नोलॉजी है। तो एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को सीखें ताकि कभी हेल्प करना हो, आपके में हमें लाके रिपेयर करना हो, आपके में हमारा करना हो, तो ऐसे हम एक दूसरे को एक्सचेंज जल्दी से करें, इमीडिएट वार हो। जैसे अभी हौसी का ये अटैक चल रहा है, वहाँ पे दोनों मिल के करना चाहें। अब आप में कुछ रिपेयर करना, हमारा वहाँ आर्मी गया है ऑपरेट करने, उसको आ ही नहीं रहा है। तो ये एक्सरसाइज में हम लोग सीख लेते हैं कि कैसे एक दूसरे को ट्रांसफ़र करना है, जैसे रिफ्यूलिंग करना है। अब हम लोग सी में है, एक का फ्यूल खत्म हो गया, एक के पास है, तो वो एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर लेगा, दोनों की इंजन चलेगी। ये सब होता है इंटरऑपरेबिलिटी में, आप ध्यान रखिएगा। ये सब कुछ है मेंस 2 में, मेंस जीएस पेपर 2 में इसका काफ़ी यूज आप कर सकते हैं, इंडिया यूके रिलेशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो हम लोग देख रहे हैं कि ये कॉपीराइट से रिलेटेड है। अभी ये मेनली यूएस में जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने केस करा है ओपन एआई पे कि आपने हमारा बहुत सा मटेरियल, बहुत सा आर्टिकल, अपना जो चैट जीपीटी आपने बनाया है उसको करने में, डेवलप करने में यूज किया, हमसे परमिशन नहीं लिया, कंपनसेशन दीजिए। तो आपको ये जानना होगा कि कॉपीराइट क्या है। ठीक है, ये तो यूएस में केस चल रहा है, हम उस पर इतना ध्यान नहीं देंगे। इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या है कॉपीराइट? मैं कोई इन्वेंशन करता हूँ, एक नए तरीके का बोर्ड बना दिया, जैसे ये बोर्ड है इतना इससे इफिशियंट बना दिया
कि वो और भी ज़्यादा उसका ब्राइटनेस हो या उसमें कलरफुल हो, चीज़ें अपने आप और अच्छी हो जाए और भी फीचर्स हो, तो वो इन्वेंशन होगा। अब वो मैं बना दिया, कोई किसी को बेचा, वो कॉपी करके वो बेचने लगे, तो ये तो सही नहीं है ना। मेहनत मैंने किया, किसी को बेचा, वो मुझसे ज़्यादा बेच रहा है। तो ये है कि अगर मैंने बनाया है तो मेरे पास ही राइट होगा कि कैसे इसको ओन करना है, किसको देना है। तो क्रिएटर विल हैव द राइट, एक्सक्लूसिव राइट, बेचने का राइट मेरा भी है। आप यूज कर सकते हैं, लेकिन उसका जो कॉमर्शियल यूज है वो नहीं कर सकते हैं, या आप उसको ऐसे किसी को राइट नहीं दे सकते, वो मेरे पास ही होगा। इंडिया में कौन सा एक्ट इसको अलाउ करता है? कॉपीराइट एक्ट 1957 है जो इसको अलाउ करता है। और इसमें जो ड्यूरेशन है, ऐसा तो है नहीं कि मैंने डेवलप किया तो पूरे हजारों लाखों सालों तक मेरा ही राइट रहेगा। कुछ साल के बाद उसको तो कॉमन कर देना चाहिए ना, जो उसको मन करे वो बनाए, हमेशा उसका बेनिफिट थोड़ी ही रहेगा। तो उसका जो ड्यूरेशन है इंडिया में, जब तक लाइफ टाइम होता है जिसने किया उसका, और प्लस 60 ईयर्स, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है इस एक्ट के थ्रू। तो यही है। और दूसरा ये है कि आप अगर कुछ इन्वेंशन करते हैं तो इन्वेंशन एकदम वो मतलब प्रॉपर होना चाहिए। ये नहीं कि थोड़ा सा चेंज करके कहें कि मैंने इन्वेंट किया। जैसे ये बोर्ड है जिन्होंने भी किया है, अब मैं इसको इस वाले कलर को ब्लू कर दूं, ब्लैक है, तो क्या मैंने इन्वेंट किया है? नहीं, उन्होंने ही इन्वेंट किया। कोई मेजर चेंज तो हुआ नहीं, कुछ टेक्नोलॉजी में या कुछ भी नहीं चेंज हुआ। जैसे मैं इस बटन को ये दूसरे कलर का कर दूं, ब्लू कर दूं, या थोड़ा सा बड़ा कर दूं, सेम सब कुछ ऐसा ही रहे, इसको बड़ा कर दूं, तो नया इन्वेंशन हुआ? नहीं, ये इन्वेंशन तो असली वाला ये हुआ, मैंने तो सिर्फ हल्का सा चेंज किया। तो जब भी आप कॉपीराइट की बात करते हैं तो ये सब चेंज देखा जाता है कि क्रिएटिविटी कितनी है, यूजिंग दैट कंटेंट, कैसे कंटेंट का यूज हो रहा है। जैसे अब मैं बुक लिखा, तो वो बुक तो कोई भी पढ़ सकता है, कोई बुक पढ़ के दूसरे को बता भी सकता है, बस बेच नहीं सकता है ना। तो कंटेंट का तो यूज कर सकता है, लेकिन कितना करता है, कब कॉपीराइट वायलेशन माना जाएगा, वो कोर्ट डिसाइड करता है। दूसरी चीज ये डिसाइड होती है कि हाईली क्रिएटिव है कि नहीं, और कितना अमाउंट यूज हुआ है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, और जो ये बार बार आ रहा है, अटल सेतु, लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ द कंट्री, ये याद रखिएगा। फिर इसके बाद इम्पोर्टेंट न्यूज, यस, ये है कि कैसे वेदर ट्रैक होता है। तो सैटेलाइट ट्रैक कैसे करता है? जो सैटेलाइट से हम देखते हैं ना कि आज फॉग ज़्यादा होगा, विजिबिलिटी दिल्ली में ऐसे 50 मीटर होगी, यूपी में 50 से 200 मीटर होगी, सुबह विजिबिलिटी होगी, पहले ही बता देते हैं ना। पहले कैसे होता है? पहले ये वहाँ पे जो स्नो कंटेंट होता है, मॉइस्चर होता है, क्लाउड होता है, वो सब स्टडी करते हैं सैटेलाइट से, और फिर उसका मैप बना के देते हैं कि ये कंडीशन है। अब उसके लिए दो टेक्नोलॉजी का यूज होता है, रेडियोमीटर्स एंड एटमॉस्फेयर फेरिक्स साउंडर्स। याद रखिएगा ये दो चीजें, रेडियोमीटर एंड एटमॉस्फेरिक साउंडर जो है वो वेदर ट्रैक करने में काम आता है। दो साइंटिफिक मेथड है, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे कि दो चीजों का यूज जो ये लोग करते हैं, एक तो सोलर रिफ्लेक्टनेस, इसको मेजर करते हैं, और दूसरा ब्राइटनेस टेम्परेचर। तो ये वाला जो पैराग्राफ है काफी इंपॉर्टेंट है। क्या है सोलर रिफ्लेक्टनेस? सोलर रिफ्लेक्टनेस इज रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिफ्लेक्टेड बाय ए सरफेस एंड द अमाउंट ऑफ सोलर एनर्जी रिसीव। सूरज की रोशनी आई, ठीक है, कितना अमाउंट आया और कितना इन्होंने रिफ्लेक्ट किया। होता है ना, आप जब मिरर लेके करते हो तो रिफ्लेक्ट होता है ना, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो कितना हुआ इसको मेजर करते हैं वो सैटेलाइट से। दूसरी चीज जो ब्राइटनेस टेम्परेचर है, इट इज टू डू विद द रिलेशन बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, केवल टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, और उसका रिलेशन क्या है, करस्पॉन्डिंग ब्राइटनेस, कितना चमक रहा है। ब्राइटनेस लो, हाई और मीडियम होती है ना, कोई चीज देखे कहते हैं ना काफी ज्यादा इसमें चमक आ रहा है, कम है, देखने लायक है, तो ये ब्राइटनेस मेजर करता है। तो ये दो चीजें, सोलर रिफ्लेक्टनेस एंड ब्राइटनेस टेम्परेचर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये अब फर्दर इसको थोड़ा सा डीप में जाके बोल रहे हैं कि वेवलेंथ कितना लेते हैं। तो स्नो जो है कैसे होता है, जैसे स्नो है, स्नो एब्जॉर्ब कर लेता है 1.6 मीटर माइक्रोमीटर के वेवलेंथ को। तो अब जो सैटेलाइट रिसीव करेगा उसमें ये वाला गैप रहेगा,
तो वो बता देगा वहाँ स्नो है। तो ऐसे करके वो क्लाउड को भी देखते हैं, कलर टेस्ट करते हैं कि ग्रीन कलर, ब्लू कलर, सबका उन्होंने कोडिंग है कि किस पे क्या है, ये सब मेजर करके वो लोग फाइनली ट्रैक करते हैं। आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, जो एक है रेडियोमीटर और दूसरा है कि एटमॉस्फेरिक क्लाउड साउंडर्स। और इन्हीं सब बेसिस पे वो क्या करते हैं, ट्रैक द फॉर्मेशन, इवोल्यूशन, डिप्लीशन ऑफ द साइक्लोन एंड अदर वेदर इवेंट्स, ये सब रीड करके। ठीक है, लास्ट में इन्होंने ये बताया है इस वाले पैराग्राफ में कि हमारे कौन कौन से सैटेलाइट्स हैं। कल्पना 1 था, इनसैट 3A, 3D एंड 3DR था। ठीक है, अभी क्या है, अभी कल्पना 1 तो रिटायर्ड हो गया है 2017 में ही, यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी जो है इनसैट 3D एंड 3DR जो है वो सैटेलाइट्स अभी मेजर कर रहे हैं। वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट ये होता है कि जैसे अर्थ है, अर्थ के जब सैटेलाइट जाती है तो चारों तरफ इसको चक्कर लगाती है। अब अर्थ भी तो अपने रोटेट कर रही है और सैटेलाइट भी। तो अर्थ और इस सैटेलाइट का स्पीड सेम हो जाता है, तो यहाँ पे कोई आदमी है उसको लगेगा सैटेलाइट मूव नहीं कर रहा है, ये फिक्स है। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं, ट्रेन में एक तरफ बैठे होते हैं और दूसरा तरफ भी एक ट्रेन चल रहा हो और उसमें आदमी बैठा होगा, स्पीड दोनों का सेम हो तो लगेगा कि ये और हम दोनों लोग फिक्स हैं, दोनों लोग रुके हैं। तो यही है, स्पीड कैसे चलती है। जैसे आप किसी ट्रेन में बैठे हो और बगल वाला ट्रेन तेजी से चल तो लगता है हम भी चल रहे हैं, एक रिलेटिव होता है। तो दोनों तो चल रहा है लेकिन ये भी सेम स्पीड से चल रहा है, तो हमेशा सामने दिखेगा तो लगेगा चल नहीं रहा है। सेम यही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में होता है, ऑर्बिट इक्वेटर पे करता है। तो आपको जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्बिट्स, जियो स्टेशनरी, जियो सिंक्रोनस, जियो स्टेशनरी इज वन ऑफ दैट। पोलर, जो अभी हम लोग प्लान है इनसैट 3D DS को कर रहे हैं, वो GLV MK2 का यूज करेंगे, फरवरी में होने वाला है। इस पे काफ़ी इंफॉर्मेशन आएगा फरवरी में, अभी हम इतना ही सिर्फ जानते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हम लोग लेंगे वो है यस, ये देख लेते हैं। जो RBI का है कि GDP 7% ही रहने वाला है, ये कंटिन्यूअस है। इन्होंने थोड़ा सा यहाँ पे बोला है कि हेडलाइन इन्फ्लेशन सॉ ए मार्जिनल अपटिक एंड कोर मॉडरेटेड इट्स लोएस्ट। तो कोर एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, जैसे एक पेन है तो इसका जो प्राइस होता है वो हमेशा सेम नहीं होता है, या किसी भी चीज़ का। मेरा ये स्वेटर है, मेरा स्पेक्टिकल है, लास्ट ईयर इसका रेट 3,000 रहा होगा, इस साल 4,000 है, तो प्राइस में डिफरेंस आ रहा है। इसी को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। जब पूरे देश में जितना भी कंज्यूमर यूज करता है, बाजार से जाके खरीद के लाता है, उसके प्राइस में चेंज होता है, उस प्राइस चेंज को इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, अगर बढ़ता है तो इन्फ्लेशन, घटता है तो डिफ्लेशन, वो कहते हैं। और उसके एक बास्केट बनाते हैं, सारे सामान को नाम लिख लेते हैं और जो जितना यूज होता है उसको परसेंटेज देके बास्केट बनाते हैं, तो उसी के बेसिस पे होता है। तो जो सारे बास्केट का सब कुछ इंक्लूड करे वो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है, हमेशा टीवी में या हमेशा वही आता है। ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें इस बास्केट में ऐसी भी हैं जिसकी जो प्राइस है काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है। जैसे टमाटर का पिछले साल 30 रुपये था, अभी 40 रुपये होगा पर केजी, लेकिन बीच में ऐसा आया होगा कि वो 200 रुपये किलो चला गया होगा। तो कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जिसका बीच में कुछ टाइम के लिए काफ़ी बढ़ जाता है, फिर स्टेबल हो जाता है। ये वोलेटाइल होता है, इससे हम एग्जैक्ट नहीं, जैसे पेन ओन पेंसिल ओनसिल का 10 रुपये है तो 2-3 साल बाद 12 ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि पेन का रेट 200 हो गया फिर से 20 हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये सब चीज़ें फ्रूट्स में काफ़ी होती है, सीजनल चेंज होता है, क्योंकि वो सीजन के हिसाब से बढ़ता है घटता है। लेकिन जो और चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं वो तो कंटिन्यूस बेसिस पे होती हैं, लॉन्ग टाइम का स्टॉक होता है। लेकिन वेजिटेबल तो लॉन्ग टाइम का नहीं होता है। ऐसे ही वॉलीटिलिटी हम क्रूड ऑयल, क्रूड गैस में भी देखते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में अगर वार स्टार्ट हो गया, इराक, ईरान सब लड़ने लगे, तो क्रूड ऑयल का प्राइस काफ़ी हाई हो जाता है। फिर जब स्टेबिलिटी हो जाता है तो वही 80-90 रुपये डॉलर हो जाएगा पर बैरल। तो उसमें जो अगर ये जो फ्लक्चुएशन वाले आइटम्स हैं उसको निकाल दें और तब प्राइस काउंट करें, जैसे ये फूड आइटम्स को निकाल दें और क्रूड ऑयल, एनर्जी, जैसे यहाँ पे ना फूड एंड एनर्जी निकाल दें, तो उसको कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। कोर इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये लॉन्ग टर्म जो पॉलिसी होता है वो कोर इन्फ्लेशन को लेके बनाते हैं।
एक और इम्पोर्टेंट ये है कि ये यानोमामी इंडिजीनियस ग्रुप है। ये ब्राज़ील में है और अमेजन रेन फॉरेस्ट में है। अभी यहाँ पे ये जहाँ पे जिस एरिया में रहते थे वहाँ पे माइनिंग होने लगा था और इनकी लाइफ इम्पैक्ट हो गई थी। अब जिस लैंड पे वो लोग रह रहे थे, जहाँ से फल फ्रूट्स सब्जियाँ उगा रही थी, उसे पे आप माइन कर दीजिए और उनको भगा दीजिए तो उनका लाइवलीहुड चला जाएगा, फिर खाने को नहीं होगा, पॉवर्टी हो जाएगा, हंगर होगा, डेथ होगा। तो ये सब हम यानोमामी इंडिजीनियस ग्रुप थे, वहाँ पे माइनस कैप्चर कर लिए थे, फिर गवर्नमेंट ने इन माइनस को बैन कर दिया है, इनके लिए स्कीम लाया है, तो इसलिए ये न्यूज में है। सिर्फ आप नाम याद रखिएगा कि यानोमामी इंडिजीनियस ग्रुप ये ब्राजील के अमेजन रेन फॉरेस्ट से बिलोंग करते हैं। एक और हम न्यूज लेंगे, ये लास्ट न्यूज है। ये है चाइना वाइडेंस ट्रेड हाईवे इन द साउथ अमेरिका विद न्यू मेगा पोर्ट प्रोजेक्ट। तो चाइना अभी ये है कि चाइना ने स्टार्ट किया है एक न्यू पोर्ट, अभी स्टार्ट करने वाला है 2024 में। काफ़ी दिनों से ये बना रहे थे और इनका जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जिसके थ्रू वो एक कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं क्रॉस द वर्ल्ड और अपने ट्रेड रूट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये इन्होंने साउथ अमेरिका में पहली बार क्या है एंट्री हो गई है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की, और ये पेरू में है बना रहे हैं। पेरू की का जो कैपिटल है वो लीमा है और जो सिटी जहाँ पे बना रहे हैं वो चैनके है। चैनके सिटी, यहाँ पे चैनके सिटी में ये बनाए हैं। अब यहाँ पे जाने से तकलीफ सबसे ज़्यादा किसको हो रही है? इंडिया से ज़्यादा तकलीफ यूएस को हो रही है, क्योंकि यूएस का बैकवर्ड है और साथ में यहाँ से जो सोया कॉर्न एंड कॉपर ये इसका ये काफ़ी प्रोडक्शन यहाँ पे होता था। तो अब इससे ज़्यादा इम्पैक्ट यूरोप और यूएस को हो रहा है, यूएस एंड यूरोप, और चाइना यहाँ पे लीड करने लगा। तो कहीं ना कहीं अब लैटिन अमेरिका में जो यूएस का माना जाता था बैकयार्ड है, आप मुनरो डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री में, उसके मुनरो डॉक्ट्रिन में यूएस सारे यूरोप के कॉलोनी से कहते हैं कि छोड़ के चले जाइए वरना हम लड़ेंगे, और बाद में खुद कब्जा करके खुद न्यू कॉलोनियलिज्म कहते हैं कि एक को हटा के खुद का उन्होंने वो कर लिया था। चाइनीज सिल्क रूट यही है। एक बार मैं आपको मैप में दिखा देता हूँ कि ये पेरू कहाँ पे, ये पेरू है और ये वाला एरिया है लीमा यहाँ पे है और यहाँ पे ये पोर्ट बना रहे हैं जस्ट यहाँ पे, ठीक है ना। लीमा से काफ़ी पास है जो इनका कैपिटल है। पेरुवियन करंट आप पढ़ेंगे इसमें, जब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो यहाँ पे पेरुवियन करंट होती है, वो फ्लो करता है, वो नॉर्मल नॉर्मल वो कोल्ड करंट होता है। लेकिन जब एल नीनो कंडीशन आता है, एल नीनो कंडीशन में वो जो कोल्ड करंट है वो वार्म करंट हो जाता है, और एल नीनो का निगेटिव इम्पैक्ट होता है इंडिया पे। इंडिया का मानसून डीले हो जाता है, बारिश कम होती है, फसल में दिक्कत होती है। तो आज का जितने भी रेलिवेंट न्यूज़ है आई होप मैंने कवर कर लिया है। अब मैं अपने सेशन को यहीं समाप्त करूंगा, और आपको पेशेंस बनाए रखने के लिए काफ़ी धन्यवाद। और फिर हम कल मिलेंगे नए टॉपिक नए एनालिसिस के साथ। ऑल द बेस्ट अगेन, जय हिंद।